यदि दोस्तों आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या टेक्नीशियन आरपीएफ हो या किसी प्रकार के एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की, तो ये इंपॉर्टेंट्स मैथ के जितने भी फार्मूले हैं दोस्तों, वह हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। और ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को कम ही मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को रिवीजन कर ही लेना, क्योंकि एग्जाम में फार्मूले बेस्ड सवाल आते ही आते हैं। अगर आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आते हैं जिसमें 10 से 12 प्रश्न फार्मूले बेस्ड होते हैं, तो चलिए हम आज इस फार्मूले बेस्ड प्रश्न को, यानी कि आज ये मैथ का क्या है, टोटल फार्मूला हम लेकर आए हुए हैं, जो करीब 30 से 50 मिनट के लगभग में होगा। आप इसे 2x के स्पीड में भी देख सकते हैं। एग्जाम से पहले आप देखकर इसे जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम में आप देखते ही प्रश्न को क्या कर दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम फार्मूले की ओर चलते हैं। देखिए, पहला कौन सा चैप्टर से फार्मूला लिए हैं, ये नंबर सिस्टम से लिए हुए हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 होगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो समझने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। तो 1 2 3 4 है, तो n कितना है, 4 है। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 इंटू 4/2 कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ भी बता रखे हैं 20 है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, पहली n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो n स्क्वायर होगा। तो उसी तरह एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो ये क्या है, n 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया। पहली n सम संख्याओं का योग क्या है होगा, तो n इंटू n प्लस 1 होगा। अब इसमें अगर 4 हम क्या किए हैं, सम संख्या ले लिए हैं, तो 4 m सम संख्या लिए हैं, तो इस पर ये क्या किए, रख दिए, और इसका आंसर आ गया 20। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों कि वीडियो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, सारा चीज सही है दोस्त। देखिए, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 2n प्लस 1/6 होता है। अब इस पर एक ले लिए एग्जाम्पल, n बराबर अगर 3 है तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या है, क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 होगा, यानी उस पर स्क्वायर होगा। तो अगर ये याद है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा ये याद रखिए, n इंटू n प्लस पर पावर कितना है, 2 है, बाय 4, ये याद रखिएगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हम लेकर समझाए हुए हैं। अगर n बराबर 3 रहे तो हमें घनों का योग पूछे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। नोट में आपको क्या याद रखना है, एक जो है वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। देखो, एक जो है ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक। आगे बढ़िए। अब देखिए शेषफल यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। तो शेषफल निकालने के लिए 19 गुना 18 लिखे हैं और उसमें 16 से भाग दी। 19 में 16 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, यानी रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर 18 में 16 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। 3 गुना 2 करेंगे क्या होगा, 6 हो गया, यानी शेषफल कितना हो गया, 6 हो गया। अब ऋणात्मक शेषफल यानी कि निगेटिव रिमाइंडर, तो 8 गुना 10, इसमें 8 गुना 9 में अगर 10 से भाग करेंगे तो 8 में 10 से भाग करेंगे तो क्या, -2 निकलेगा, और 9 में 10 से भाग करेंगे तो -1 निकलेगा। तो -2 और -1 क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। अब देखो लार्जेस्ट पावर कंसेप्ट, मतलब अगर पावर कोई भी संख्या पर अधिक पावर आ जाए और उसका रिमाइंडर पूछा जाए तो कैसे बताएंगे, तो देखो ये 28 से 28 पर पावर कितना है, 1 2 3 4, कुछ भी हो, बहुत बड़ा हो, और भागा किससे लग रहा है, 9 से, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 1 बच गया, यानी 1 पर पावर कितना है, कुछ भी रहे, कितने भी रहे, 1 का उतना ही आएगा, 1 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कि भाज बराबर जो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और ये जो भाज होता है ये बीच वाला होता है, इसलिए हम इसका डायग्राम बनाकर आप लोगों को बता रहे हैं। ये बीच वाला होता है भाज, और इस दोनों का मल्टीपल ही क्या होता है, इसके बराबर होता है, और जो शेषफल है वो नीचे होता है। अब देखो, अब चैप्टर कौन सा चैप्टर चालू हुआ, तो अब हो गया एलसीएम और एचसीएफ।
तो एलसीएम जो है एचसीएफ का, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के। ठीक है, अब भिन्नों का अगर एलसीएम निकालने बोले, जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे अगर आपको बोल दे कि 1/3 और 1/4 का 3 लिख दो, 3/4 का एलसीएम निकालो, तो क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। वही यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है अंश का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जो पूछा है उस ऊपर वाले को वही निकालना है, यानी कि 3 हो जाएगा, और नीचे वाला का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए, आप ये तो बात समझ गए, यानी कि डिनोमिनेटर को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और भिन्न में अगर एचसीएफ पूछा जाए तो क्या निकालना है, ऊपर वाले को अंश का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का। देखो सिंप्लीफिकेशन में ये भी काफ़ी अच्छा पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। √x प्लस √x प्लस √x, इसी तरह इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो x है उसी तरह एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, अगर √6 करके जा रहा है तो ये 6 का क्या करना है, उसका पहले फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है, तोड़ना है। 3 गुना 2 करेंगे तो इसमें देखो चिन्ह कौन सा है, चिन्ह प्लस है, तो बड़ी वाला संख्या हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, यदि प्रश्न में प्लस दिया हुआ होता तो आंसर बड़ा वाला होगा, यानी कि 3 होगा। यहाँ पर आंसर 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। और यदि प्रश्न में माइनस दिया होता तो आंसर छोटा वाला यानी कि 2 होगा। एक माइनस वाला भी लेकर बता रखे हैं कि देखो आंसर कितना है, छोटा वाला 2 होगा। अब उसी तरह ये थोड़ा अलग कंसेप्ट का है कि √x दिया रहे तो इसका आंसर जो है वो x होगा। क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर भी वही बात है। अगर उसी तरह एग्जाम्पल हम ले लें ये √4, तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो पहले देखो कि इसमें जो √4 है वो तो होगा ही, देखो है ना। अब कितने रूट है, तो 1 2 3 4 रूट है, तो ये 2 पर पावर 4 करो तो 16 हो गया, और 16 में 1 घटा दो, कितना हुआ, 15। तो 15/16 लिखो इसके पावर में। ठीक है, आपको नहीं तो हम एक फार्मूला ही लिख देते हैं अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो इसका एक फार्मूला भी होता है, जैसे मान लेते हैं ये x है, तो x तो रहेगा ही। अब इसके पावर पर लिख दो 2 पर पावर n-1 बाय 2 पर पावर n। n क्या है, ये जितना भी ये आपका वर्गमूल रहेगा उतना ही। अगर यहाँ 5 वर्गमूल रहता तो n 5 हो जाता, और x तो वही है जो संख्या है। मान लो इस पर 6 रहता, 6 रूट रहता तो 6 हो जाता। ये भी एक फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसी से ये बताए हैं तोड़कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब क्या है, सम एंड इंडाइसेस का है। ठीक है, घातांक और करनी का है। घातांक और करनी में चलिए देखिए ये फॉर्मूला देखिए। फर्स्ट फार्मूला है कि m√p हो तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि p पर पावर 1/m। इसका एक एग्जाम्पल भी लिए हैं कि 5√4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/5। यही आंसर हो जाएगा। अगर उसी तरह इसका दूसरा कंसेप्ट का बात करें कि m√p/q है तो इसको हम लिख सकते हैं m√p और m√q। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और अब क्या है, m√pq है तो इसको हम इस तरह तोड़ सकते हैं कि m√p इंटू m√q। अब क्या है, m√p पर पावर m है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट p लिख सकते हैं। यहाँ बताए हैं कि कैसे p लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम बताए हुए हैं कि कैसे p लिख सकते हैं। यहाँ पर p होगा, क्या होगा, ये m कट जाएगा। देखो क्या लिए हुए हैं एग्जाम्पल। देखो अगर ये दोनों चीज़ें एक नहीं है, बात को पहले समझो, ये दोनों चीज़ें एक नहीं है। एक पर क्या है, 4 पर पावर 3 पर पावर 5 है, तो इसका आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा 4 पर पावर 15। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि इस पर 3 पर पावर 4 है, यानी कि 4 बार इसको गुना करना है, यानी कि 4 पर पावर। ये दोनों में काफ़ी अंतर है, कुछ बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, ये दोनों चीज़ें सेम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो
इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रख लेना कि रूट जो है, रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। रूट 6 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। रूट 5 का मान क्या होता है, 2.236 होता है। रूट 6 का मान क्या होता है, 2.449 होता है। अब एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज का औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और अंकों का संख्या के योग से भाग दे दो। अब देखो, अगर औसत में अगर कोई संख्या है, उसमें अगर संख्या बढ़ा रहे हैं, औसत में औसत है और उस संख्या को बढ़ा रहे हैं तो उसके एवरेज भी बढ़ेगा। अगर उसके संख्या में घटा रहे हैं तो एवरेज भी घटेगा। अगर उसके संख्या में गुना कर रहे हैं तो उसके एवरेज में भी गुना होगा। उसी तरह अगर उसके संख्या में भाग कर रहे हैं तो उसके एवरेज में भी भाग होगा। ठीक है, अब क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, प्रथम n विषम सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1 हो जाएगा। अब ये क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होगा और लगातार संख्याओं का औसत क्या है होगा, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2 होगा। और 1 + n विषम संख्याओं का औसत होगा अंतिम विषम नंबर प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो 1 से n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अंतिम सम संख्याओं +2/2। ठीक है, अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 × 2n + 1/6 होगा। ये चीज़ तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो n × n + 1 / 2 और बटे क्या है, 4 है। ठीक है, किसी संख्या के n गुणांक का औसत क्या होगा, तो नंबर गुना n+1 होगा। ठीक है, अब देखो नया चैप्टर चालू हो गया। ये कौन सा चैप्टर है, रेशियो का, यानी कि अनुपात और समानुपात का है। तो देखो अनुपात और समानुपात कैसे निकालेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करो, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करो। ठीक है, तो यहाँ पर जब x का मान निकलेगा, 1 मिनट रुको, हम इसको सही करते हैं। अब देखो करना क्या है कि जो ये x बराबर कितना निकल गया, x बराबर निकल गया 49/5। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। अब क्या है कि मीन्स प्रोपोर्शन, यानी कि मध्य अनुपात, तो दिए गए दो अनुपातों का माध्य उनके गुणनफलों के वर्गमूल होता है। ठीक है, उनके जैसे ये दो संख्या दिया हुआ है ना, तो इसके जब इस दोनों का मल्टीपल करके अगर इसका रूट निकालिएगा तो वही माध्य अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर ABC का अनुपात कैसे निकालेंगे, 2:3 और 4:5, यानी कि B के सामने वाले को B का मान लिखे हुए हैं और गुना कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय अनुपात क्या है, तृतीय अनुपात कैसे निकालिएगा, तो तृतीय अनुपात जो है वो तृतीय अनुपात B² होगा, B² होगा। और ये तृतीय अनुपात का एक एग्जाम्पल ले लिए हैं कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात कैसे निकलेगा, तो 30 का स्क्वायर कीजिए, जैसे B का स्क्वायर हो रहा है, और भाग दीजिए 12 से, तो कितना हुआ, 75। चतुर्था अनुपात निकालो तो B × C/A। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये A है, ये B है, ये C है, यानी A का मान 6 है, B का मान 5 है, C का मान 21 है। तो अभी क्या बताएं फॉर्मूला में कि B × C, तो इस दोनों को मल्टीपल करो, इस दोनों का मल्टीपल किए और इससे भाग करो, भाग करने पर ये क्या आया, 17.5 आया। ये चतुर्था अनुपात निकल गया। प्रथम अनुपात देखो, प्रथम अनुपात निकालने के लिए क्या करना हो, A × B/C, यानी कि देखो इस सवाल को थोड़ा सा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। ठीक है, इस सवाल को अच्छे से देखो। इस सवाल में है क्या कि यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट अनुपात, तो मान लेते हैं फर्स्ट कुछ रहा होगा, x रहा होगा, और फिर क्या है, फिर संख्या दिया हुआ है 8, 5, 2.5। तो करना क्या है कि बाहर वाले को बाहर वाले से गुना, अंदर वाले को अंदर वाले से गुना, यानी कि 2.5x बराबर होगा 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40/2.5। पॉइंट हटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये 16 बार में ही हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ बता रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ये चैप्टर है प्रतिशत का, 1/5। ये फ्रैक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए। 1/2 कितना होगा, 1/2 50% होगा। 1/3 कितना होगा, 33.1/3% होगा। 2/3 कितना होगा,
66.2/3% होगा। 1/4 कितना होगा? 25% होगा। और 1/5 कितना होगा? 20% होगा। ठीक है। और 3/4 कितना होगा? 75% होगा। ये सब तो याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 5/4 कितना होगा? 5/4 125% होगा। 1/8 कितना होगा? 12.5% होगा। 1/6 कितना होगा? 16.2/3% होगा। 2/8 कितना होगा? 28.2/7 होगा। और 1/12 कितना होगा? 8.1/6% होगा। अब देखो ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स जो है वो ये फॉर्म इस तरह का फॉर्म होता है। ये आपको याद होनी चाहिए कि x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये याद होनी चाहिए आप लोगों का। ये ऐसे हम आगे भी एक जगह और लिए हुए हैं डिस्काउंट में। देखो अब प्रॉफिट एंड लॉस देख लो। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, प्रॉफिट एंड लाभ यानी हानि। लाभ और हानि में प्रॉफिट अगर पूछे तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP होता है। और लॉस बराबर क्या होता है? CP माइनस SP होता है। यहाँ पर बता रखे हैं SP जो है वो क्या है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। CP क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। प्रॉफिट क्या है? लाभ है। लॉस क्या है? हानि है। SP क्या है? तो SP यही है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है। लाभ और हानि जो है हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। अब देखो प्रॉफिट प्रतिशत अगर फॉर्मूला पूछे तो प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। लॉस प्रतिशत अगर पूछे तो लॉस बटे CP इंटू 100। SP बराबर पूछे तो CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। ये चीज़ हम लोग सवाल निकालने में यूज करते हैं। CP बराबर क्या होता है? SP इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीज़ भी आप लोग यूज करते होंगे। चलिए अब देखिए डिस्काउंट चैप्टर को भी देख लेते हैं। ये क्या है? ये क्रमागत छूट है। जब भी क्रमागत छूट मिले तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100%। ठीक है। अब देखो अब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में फार्मूला एक ही फार्मूला होता है। ध्यान से देखो, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है अब बटे 100। इसी को बोल सकते हैं हम PRT बटे 100। ठीक है। इसको हिंदी में मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बोल सकते हैं। और इसी को हम अगर डायरेक्ट P का मान पूछता है तो SI इंटू 100 बटे R इंटू T। उसी तरह सेम यानी इसी फार्मूला से ये तीनों फार्मूला बना हुआ है। चलिए आगे। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है फार्मूला? तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और समय। इसी को अंग्रेजी में A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर n जो है वो समय को दर्शा रहा है। ठीक है। और कभी कभी अगर CI निकालना हो, ये जो निकला है ये अमाउंट निकला है, तो CI निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज तो इस अमाउंट में उसको मूलधन को घटाना होगा। देखो या मिश्र धन में इस मूलधन को घटने पर ये निकलेगा। ठीक। तो अब देखो जब दर अलग अलग हो तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये अलग फार्मूला है। ऐसे देखो ये चीज़ है, ये कंसेप्ट वाला फार्मूला है। इसको आपको बेसिक फार्मूले है, इसको याद होनी चाहिए। एक्चुअली ये यूज होने नहीं देंगे। इसमें एक ट्री मेथड है, एक 2 1 करके मेथड है, वो भी फार्मूला हम डिस्कस कर लेंगे कंसेप्ट को। ठीक है। देखो जब ब्याज प्रति 6 माही दर हो तब क्या होगा? एक वर्ष में 2 6 माही होगा और दर को क्या किया जाएगा? दर को आधा करो और समय को दोगुना करो। यदि ब्याज प्रति तिमाही हो तो एक वर्ष में 4 तिमाही होगा, दर को 4 से भाग करो और समय को 4 गुना करो। जब ब्याज मासिक देय हो यानी कि हर महीने हो तो एक वर्ष में कितना? 12 माह होगा और दर को 12 माह से भाग करो और समय को 12 से गुना करो। ठीक है। अब देखो उसी तरह का एक हम देखो जो बता रहे थे कि 2 1 पर होगा, तो यही हम बता रहे थे कि अगर 2 साल के दिया रहे कि दो वर्ष में ब्याज कितना होगा तो उसके लिए 2 1 लगाओ। 3 वर्ष के लिए दिया रहे तो 3 3 1 लगाओ। अगर 4 वर्ष के लिए दिया रहे तो 4 6 4 1 लगाओ। 5 वर्ष के दिया रहे तो 5 10 10 5 1 लगाओ। ठीक है। तो यहाँ पर एक लगाकर हम दिखा देते हैं कि 4000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में CI क्या होगा। तो देखो 2 वर्ष बोला है तो 2 वर्ष के क्या बोले, इसको लगाने के लिए यानी 2 1 लगाएं, 2 और 1। अब 4000 का 10% कितना होगा? तो एक अंक के बाद इधर दशमलव लगा दो, कितना हो जाएगा? 400। तो 400 लिखे। अब 400 का 10% कितना होगा? तो 40 होगा। अब गुना कर दो, 2 गुना 400 करोगे कितना हुआ? 8।
100। और फिर 1 गुना 40 करोगे कितना होगा, 40 होगा। जोड़ोगे 800 और 40 कितना होगा, 840। यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। अब देखो ये क्या है, ट्री मेथड। अभी जो बोले ट्री मेथड भी बताएंगे। अब ट्री मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखो, एक एक सवाल से हम समझा देते हैं ट्री मेथड को। 10,000 का 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये 10,000 लिखे, 10,000 का 3 वर्ष बोला है इसलिए 3 गो लाइन दे दिए। अब इसका 10% निकालिए, कितना हुआ, 1,000। और इसका 10% निकाले तो 1,000, इसका भी 1,000। तो ये जो निकला है ये क्या निकला है, एसआई निकला है, यानी कि ये 3 वर्ष का एसआई है। और ये क्या है, सीआई और एसआई का अंतर है, ये बीच वाला। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, ये एसआई है। और वही चीज को हम यहाँ लिख रखे हैं। देखो ये अमाउंट बता रखे हैं कि अगर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 13,310 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3,000 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 3,310 हो जाएगा। और अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर 310 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। टाइम एंड वर्क और ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस से, ठीक है, ये दोनों चीज एक ही में कवर कर लिए हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब देखो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना होता है, गुना करना होता है। और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। एवरेज स्पीड यानी औसत बराबर क्या होता है, 2 × XY, 2 × XY बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो आगे। अब देखो रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति। जब एक ही दिशा में ट्रेन चले, यानी कि ट्रेन इधर जा रही है, ये भी ट्रेन इधर, यानी कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रही है और फिर दूसरी भी उसी दिशा में जा रही है, तो इसका सापेक्ष चाल कितना होगा, 80 - 60 करोगे तो 20 किलोमीटर पर घंटा होगा। जब ट्रेन विपरीत दिशा में चले तो क्या होगा, यानी कि ए ट्रेन बी की ओर जा रही है और ट्रेन बी जो है ए की ओर आ रही है, तो उस केस में इस दोनों को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। जोड़िएगा तो कितना होगा, 140 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अब देखो ट्रेन और बोट दोनों से हम सवाल, ये आपके फार्मूला और जो भी कंसेप्ट ले लिए हुए हैं। जब रेल किसी व्यक्ति या पोल को पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई को पार करती है। ये लिख रखे हैं देखो, जब रेल किसी व्यक्ति या पोल को पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई को पार करती है। देखो जैसे ये पोल है, ये ट्रेन छुक छुक करते जा रही है, तो ये ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है, यहाँ भी लिख रखे हैं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार करेगी प्लस में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करेगी। जब किसी ट्रेन को दूसरी ट्रेन को उसी दिशा में पार करे तो क्या होगा, तो वो डिस्टेंस जो है वो पहली ट्रेन का यानी फर्स्ट ट्रेन का और दूसरी ट्रेन का दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, लंबाई जोड़कर उसका डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो रेल किसी सेकेंड ट्रेन को पार करने में जो विपरीत दिशा में चल रही हो तो वो क्या होगा, वो सेम डिस्टेंस होगा। फिर उसी तरह ये क्या है, धारा की चाल, अगर धारा की चाल वोट की चाल के दिशा में हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि डाउन प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। उसी तरह अगर विपरीत हो तो डाउन माइनस अप स्ट्रीम बाय 2, ये लगा सकते हैं। चलिए आगे। आयत बराबर क्या होता है, आयत बराबर, तो आयत तो यही होता है, आयत के चारों कोनों के एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण क्या होता है, √L² + B², यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग क्या है, वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछे तो a का स्क्वायर होगा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। परिमाप क्या होगा, तो 4a मतलब चारों भुजा का योग, जोड़। विकर्ण क्या होगा, तो a√2 होगा। चलो आगे बढ़ो। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है कि त्रिभुज के तीनों एंगल
अलग अलग है, बराबर नहीं है। यहाँ देखो बराबर नहीं है, यानी कि ये त्रिभुज है, ये तीनों इसका साइड जो है अलग अलग है और तीनों एंगल भी अलग अलग है। तो इस केस में S बराबर यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे A प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकलेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। ठीक है, ये हीरोज का फॉर्मूला हम लोग पहले बोलते थे बचपन में, अभी भी बोलते हैं। ये क्या है? त्रिभुज ये है। त्रिभुज का ये नीचे वाला क्या होता है? ये आधार होता है, ये साइड वाला लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो ये क्या होगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। परिमाप निकाले तो L प्लस बी प्लस एच होगा। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी से ट्रिपलेट्स बना लिए हैं। ये क्या है? एल है, बी है और एच है। तो 11 और 60 61 ये ट्रिपलेट है। 11 60 61 है, 5 12 13 है। एक रूट 1 है, रूट 2 है, रूट 3 है। और देखो यहाँ पर एक का तीन कंसेप्ट लिख दिए हैं ट्रिपलेट्स। यहाँ पर एक रूट 2 है और रूट 3 है, और एक का यहाँ रूट 3 है और रूट 2 है। यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है, ये रूट 5 है। ये सभी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी हम लिखवाए हैं। अब देखो ये समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो सभी एंगल के कितना का होगा? 60 डिग्री का होगा। यानी सभी साइड भी बराबर होगा, ए होगा। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सूत्र? तो रूट 3/4 भुजा स्क्वायर होगा। यहाँ पर स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर होगा। और ऊंचाई क्या होगा? रूट 3/2 भुजा होगा। और परिमाप क्या होगा? 3a होगा। और ए भुजा वाले अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो a/2 रूट 3 होगा। ठीक है, और परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होगा। चलो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? दो साइड आपस में बराबर होगा, तीसरा साइड बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? तो क्षेत्रफल b/4 है और रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊंचाई क्या है? 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी। अब इसका परिमाप क्या है? 2a प्लस बी, यानी कि a 2a हुआ और b ये दोनों। और इसके सामने जो भी लग रहा है, देखो यहाँ लिख रखे हैं कि शीर्ष लंब आधार के 2 बराबर भुजे 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये जो इसके लंब से जो पड़ रहा है, ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एच एल प्लस बी होता है। ठीक है, और ऊंचाई जो है अगर निकालना चाहें तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल बटे 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, चलो आगे। अब क्या है? चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का देखो, समांतर चतुर्भुज का तो आमने सामने के भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है b इंटू एच होता है, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई, ये h। परिमाप क्या होता है? 2a प्लस बी होता है। अब बीच का कोण समकोण नहीं होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो समकोण नहीं होता है, यानी कि ये 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब समचतुर्भुज ये है। समचतुर्भुज में क्या है कि सभी साइड आपस में बराबर होता है। ये है, ये भी ए है, ये भी ए है। और इसका जो ये विकर्ण जो है आपस में 90 डिग्री पर काटता है। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होगा। ठीक है, इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप होगा 4a। और इसका एक और परिमाप निकालने का तरीका है, क्या है? फॉर्मूला 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है, और जो इसका विकर्ण है वो समकोण पर काटती है। अभी बताएं। अब देखो समचतुर्भुज का जो फार्मूला होगा, देखो ये समचतुर्भुज है, ये आमने सामने की भुजा जो है बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो ये 1/2 ऊंचाई प्लस भुजाओं का योग का मतलब a प्लस बी। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखो विषमबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फार्मूला लिखो 1/2 dp, यानी ये dp प्लस BQ और गुना AC, यानी इस वाले को गुना करना है इसमें। अब देखो सर्कल यानी कि वृत्त का क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, परिधि 2πr होता है, व्यास 2r होता है,
और चाप की लंबाई होता है 2πr इंटू थीटा बटे 360 डिग्री होता है। और एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, यानी ए ओ बी इसके एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से देखो घनाव यानी क्यूबाइड इस तरह होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, आयतन LBH होता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और विकर्ण क्या होता है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलो कमरा यानी दीवार का कुल क्षेत्रफल निकालने बोले तो यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है, यहाँ गलत है। 2 इंटू L प्लस B इंटू H। कमरे का आयतन क्या होगा, L इंटू B इंटू H होगा। छतों का फर्श का आयतन क्या होगा, LB होगा। घन का क्यूब का क्या होगा, तो आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, यानी भुजा पर पावर 3। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6A स्क्वायर होगा। विकर्ण क्या होगा, A√3 होगा। चलो सिलेंडर का देखो, सिलेंडर क्या आयतन होगा वेलन का, तो आयतन बराबर क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, यानी आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, यानी पाई स्क्वायर बटे H, पाई आर स्क्वायर H होगा। और क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का इसका परिमाप ले लो और ये ऊंचाई ले लो, ये 2πrh। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा 2πr इंटू R प्लस H। और या H इधर लिखो, R इधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खोखले बेलन का ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो आयतन जो इसका होगा, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, चलो सारा चीज़ सही हो गया। देखो पाई जो है, पाई बराबर R स्क्वायर, बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी R स्क्वायर H होगा। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2πr प्लस R इंटू H होगा, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो ये जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला ऊपर वाला, ये मिलाकर ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें 2π कॉमन कर लेंगे तो ये अंदर ये बच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये क्या है, प्रिज्म भी याद रखना होगा। तो इसका आयतन क्या, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। और ये क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, तथा शीर्ष का क्षेत्रफल। अब देखो शंकु, कोण का क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर H होगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा, तो पाई आर एल होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। और त्रिज्या का क्या होगा, यानी एल बराबर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी रूट, इस पर रूट। चलो गोले का क्या होगा, गोले का होगा 4/3 पाई आर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, दोनों का बराबर ही होगा, ठीक है। अब अर्धगोले का क्या होगा, देखो इसका आधा कर दो, यहाँ पर 3 होगा, जो 3 छूट रहा है, यहाँ पर इसका आधा कर दो, ठीक है। और ये क्या है, इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 2 पाई आर होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये एक आयत है, ठीक। और ये एक आयत में ये बीच में रास्ता के बारे में कितना होगा इसका क्षेत्रफल, यही पूछा जा रहा है। तो ये इसके अगर इसको निकालना है तो x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स होगा, ठीक है। अगर ये बाहर निकालना हो तो ये प्लस हो जाएगा, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x होगा। अंदर निकालना हो तो 2x एल प्लस बी माइनस एक्स होगा, ठीक है। चलो अब क्या है, अब देखो अलजेब्रा से है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
और a माइनस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab/c। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ अगर माइनस है तो बस यहाँ माइनस होगा और इधर प्लस हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसी तरह ये फार्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये तो डेफिनेट याद होनी चाहिए ये दोनों फार्मूला। ठीक है, और जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर जो होगा 3ab/c होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये अलजेब्रा का, ये भी सब चीज़ याद होनी चाहिए कि x प्लस 1/x बराबर k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2 होगा। जहाँ k बराबर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 23 हो जाएगा। उसी तरह x माइनस 1/x बराबर k है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। इसमें प्लस है इसलिए माइनस है, इसमें माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो x प्लस 1/x बराबर k है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस है तो इसको माइनस निकाल रहे हैं, तो ये क्या करना होगा, रूट k स्क्वायर माइनस 4 होगा। यहाँ माइनस हो रहा है, इसी ये माइनस निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ माइनस है, यहाँ देखो यहाँ प्लस निकाल रहे हैं तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, और देखो यहाँ डायरेक्ट आ जाते हैं इस पर, ये निकालने के लिए अगर x प्लस 1/x बराबर k दिया रहे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये निकालना पहले पड़ेगा इससे, और फिर x क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना होगा, और फिर x प्लस 1/x को घटा देना होगा इसमें। ठीक है, उसी तरह सेम उसी तरह इसमें भी करना होगा। चलो आगे बढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि P बराबर बता रखा है कितना, परपेंडिकुलर लंब, H बराबर क्या है, हाइपोटेनस कर्ण, B बराबर क्या है, बेस यानी आधार। तो ये एक त्रिभुज है जिस पर H ये है, P ये है, B ये है। अब साइन थीटा बराबर P/H होगा, कोस थीटा बराबर B/H होगा, टेन थीटा बराबर P/B होगा, कोसेक थीटा बराबर H/P होगा, और सेक थीटा बराबर H/B होगा, और कोस थीटा बराबर B/P होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो नोट में ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है, अगर हम इसको तोड़ कर लिखे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब उसी तरह सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, तो इसको सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस बटे साइन थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1/tan थीटा, और इसे कोट थीटा इंटू कोस tan थीटा बराबर 1। यानी इस चीज़ को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ भी अलग तरीके से, यहाँ भी अलग से, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये चीज़ तो ध्यान में होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर कोट थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। चलो ये टेबल आपको ध्यान में होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा बराबर कितना होता है, और एक में अगर 0 से भाग दे तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। 0 में 1 से भाग दे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो इसका क्या करो, शॉर्ट स्क्रीन लो और याद करो। चलो अब देखो ये है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही है लेकिन ये सूत्र बोल रहे हैं। साइन थीटा a प्लस बी है, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब साइन a माइनस बी पूछे तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू कॉस बी। देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। अब देखो कॉस a प्लस बी तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और यहाँ कॉस a माइनस बी तो कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। देखो ये थोड़ा मिलता जुलता ये दोनों फार्मूला है। देखो कॉस से पूछा जा रहा है तो कॉस से ही शुरू हो रहा है, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो रहा है। ठीक है, टेन ए प्लस बी तो टेन ए प्लस बी, अब 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी तो टेन ए माइनस टेन बी वो बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी,
इसको एक और रूप में लिख सकते हैं 210a/1 + 10 स्क्वायर ए। अब क्या है cos 2a बराबर जो होगा वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको अगर साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलो आगे। चलो अब यहीं तक रहा। अगर दोस्तों आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखकर तो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कम टाइम में एकदम 30 से 40 मिनट के ही अंदर वीडियो खत्म हो गई है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। जय हिंद।